Hello बच्चों बच्चों this is Shiv and today I am going to start your physics class of chapter 1 and the chapter 1 is error analysis. So बच्चों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एरर एनालिसिस, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरर क्या होता है, एरर होता क्या है, व्हाट इज एरर. सो बच्चों आप सब लोग मेजरमेंट तो किए होंगे कभी ना कभी, ठीक है. तो मेजरमेंट के बारे में ये जान लीजिए कि दुनिया का कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है जिसमें अनसर्टेनिटी ना हो, ठीक है. एवरी मेजरमेंट कंटेन सम एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. ठीक है बच्चों, एवरी मेजरमेंट कंटेन सम एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. दुनिया के हर मेजरमेंट में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी होती है. सो कॉमन लैंग्वेज में तो हम इसे अनसर्टेनिटी बोलते हैं, बट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स वी कॉल दिस अनसर्टेनिटी एज एरर. इस अनसर्टेनिटी को हम लोग एरर बोलते हैं. तो आइए समझते हैं कि एरर क्या होता है या ये अनसर्टेनिटी क्या होती है. एक एग्जांपल को लेकर के हम लोग देखते हैं. बच्चों एक डेली लाइफ का एग्जांपल मैं लेता हूं. आप सब लोगों के यहाँ दूध तो आता होगा, मिल्क, ठीक है बच्चों, दूध सबके यहाँ आता होगा. और मान लेते हैं कि आप दूध वाले से 1 लीटर दूध लेते हैं, 1 लीटर, 1000 ml दूध मान लेते हैं आप लोग लेते हो सकता है आप लोगों के यहाँ इससे ज्यादा भी दूध आता हो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबके यहाँ 1000 ml या 1 लीटर ही आता हो, बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है. तो बुरा मत मानिएगा कि नहीं हमारे यहाँ तो 1 लीटर से ज्यादा आता है, 5 लीटर आता है. ओके, सो मान लेते हैं 1 लीटर दूध आता है, ठीक है. दूध वाला आपको दूध अपने लीटर से नाप के देता है, ठीक है. उसका कोई एक लीटर होता है इस टाइप का और उसी से नाप करके देता है, ठीक है. आप दूध लेने गए. सो मान लेते हैं बच्चों दूध का नापना ही एक एक्सपेरिमेंट है और हम इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है बच्चों. तो फर्स्ट टाइम में आपने दूध वाले से 5 बार दूध लिया, ठीक है. तो पहली बार में उसने क्या किया, उसको हम इवन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को. मान लेते हैं पहली बार उसने आपको 995 ml दूध दिया, 995 ml, ठीक है. दूसरी बार में उसने आपको 990 ml दूध दिया और तीसरी बार में उसने आपको क्या किया, 993 ml दूध दिया, ठीक है. और चलिए 3 ही एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, बहुत ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है. अब एक्चुअल में आपको कितना मिल्क चाहिए था, आपको चाहिए था मिल्क 1000 ml यानी 1 लीटर, ठीक है. तो पहली बार में 5 ml उसने कम दिया, दूसरी बार में 10 ml उसने कम दिया और तीसरी बार में 7 ml उसने कम दिया. अब कम ही कम क्यों हम लोग मान रहे हैं, मान लेते हैं ज्यादा भी दे दिया उसने एक आध बार. मान लेते हैं एक बार उसने आपको ज्यादा मिल्क दे दिया, 15 ml मिल्क उसने आपको ज्यादा दे दिया. ओके बच्चों, सो अब यहाँ पे गौर करिएगा, एक्चुअल में आपको मिल्क कितना चाहिए था, 1000 ml. सो दैट इज द ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू थी जो आपको चाहिए था. बट आपने 3 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक बार आपको 995 मिला, एक बार 990 मिला, एक बार 1015 ml मिला, ठीक है. तो ये जो आपको मिल्क 3 बार में मिले हैं इनको हम लोग रीडिंग बोलते हैं. जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपको कोई ना कोई तो रीडिंग मिलती ही है, तो ये रीडिंग हो गई, या इसको ऑब्जर्व वैल्यू भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है. सो अब ध्यान ये देना है कि आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितनी नजदीक है, ठीक है. इफ योर ऑब्जर्व वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू देन योर experiment will be more accurate. Okay, if observed value of an experiment will be very near to the true value,
then the experiment will be more accurate. ओके बच्चों, सो यहां पे देखिए कौन सी ऑब्जर्व वैल्यू आपके ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक है, दैट इज 990. ओके, यहां पे नहीं, सॉरी 990 नहीं, 995. यहां पे क्या है, 995 ml आपको मिल्क मिला और ट्रू वैल्यू कितनी थी, 1000 ml. इट मींस दिस एक्सपेरिमेंट इज द मोर एक्यूरेट. यानी जो इस बार आपको मिल्कमैन ने मिल्क दिया था वो काफी एक्यूरेट दिया था. ठीक है बच्चों, और सबसे कम एक्यूरेट कब दिया था, जब उसने 1015 ml आपको मिल्क दिया था. मींस यहाँ पे आपको 15 ml मिल्क ज्यादा दे दिया था. ठीक है, उसने हालांकि ज्यादा दे दिया, बट ये एक्सपेरिमेंट क्या था, ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं था, सबसे लीस्ट एक्यूरेट था. सो बच्चों, जब भी हमारा एक्सपेरिमेंट ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज होता है तो हमारा वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा एक्यूरेट कहलाता है. ठीक है, इफ एनी एक्सपेरिमेंट इज मोर नियर टू द ट्रू वैल्यू देन द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड मोर एक्यूरेट. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे देखते हैं. आप भी सोचोगे कि सर सब पहले पेज पे ही खत्म कर देंगे. चलिए आगे देखते हैं. अभी इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करते हैं. और हाँ बच्चों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ठीक है बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी मत करिएगा. ओके बच्चों, क्योंकि जितना आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम उतने ही अच्छे तरीके से वीडियोस डाल पाएंगे और आपकी हेल्प कर पाएंगे. ओके बच्चों, चलिए. सो द फर्स्ट टॉपिक इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. एक्यूरेसी तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और ज्यादा अच्छे से समझते हैं. सपोज दैट हम लोग एक शूटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हम लोग क्या, आपको मान लेते हैं आप शूटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो. सो आप पहली बार गए, ये हमारा टारगेट है. ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, शूट करना है और ये टारगेट है. यहाँ पे आपको गोली मारनी है. ठीक है, आपके पास कितनी है, 6 बुलेट्स है. तो आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम में आपने 6 की 6 बुलेट टारगेट के बहुत ज्यादा क्लोज हिट कर दिया. ठीक है, ये देखिए ये और ये 6 क्या है, टारगेट के काफी क्लोज है. ठीक है, टारगेट के काफी क्लोज है, बट इंडिविजुअली ये एक दूसरे से काफी दूर है. ठीक है, सो इस केस में क्या है कि हमारा जो टारगेट था, हम टारगेट के काफी क्लोज थे. इस टारगेट को अगर हम ट्रू वैल्यू मान ले, ठीक है, इफ वी कंसीडर द टारगेट इज ट्रू वैल्यू. ठीक है, और इस बुलेट्स को, these 6 bullets is 6 रीडिंग या 6 ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट. ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें ये हमारा ट्रू वैल्यू है, टारगेट पे हिट करना. ठीक है, और ये जो 6 बुलेट्स हमने फायर करी है, ये 6 बुलेट्स हमारे क्या है, 6 ऑब्जर्वेशन है. तो इसमें क्या है कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो इस ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज है. ये ट्रू वैल्यू हमारा क्या है, ये रीजन, दिस इज द ट्रू वैल्यू, इसके काफी क्लोज है. इट मींस हमारा जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज मोर एक्यूरेट. ओके बच्चों, दैट इज मोर एक्यूरेट. बट यहाँ ध्यान फिर देना है आपको कि यहाँ पे जो 6 की 6 रीडिंग आई है, यानी ये और ये. ठीक है बच्चों, ये 6 की 6 जो रीडिंग्स आई हैं, यानी 6 के 6 बार जो हमने बुलेट को हिट किया है, ये एक दूसरे से काफी दूर है. ठीक है, ये क्लोज नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो काफी एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है. अब प्रिसीजन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सेकेंड टाइम क्या है कि कोई कॉम्पिटिटर बी था. ठीक है, ये कॉम्पिटिटर ए था, मान लेते हैं आप ही में से कोई ए है और कोई बी है. ठीक है, उसने क्या किया कि 6 की 6 बुलेट्स उसने टारगेट पे हिट तो किया बट टारगेट पे नहीं लगी. वो 6 की 6 बुलेट टारगेट से काफी दूर हिट हुई, बट उसमें
टारगेट पे तो कोई बुलेट नहीं आई, लेकिन वो 6 की 6 टारगेट सॉरी बट वो 6 की 6 बुलेट एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। ठीक है, यहाँ पे गौर करिएगा कि 6 के 6 बुलेट एक दूसरे के काफी क्लोज है, और यहाँ पे ये 6 की 6 बुलेट एक दूसरे से काफी दूर है। ठीक है, तो वो टारगेट तो नहीं हिट कर पाया, बट उसका जो प्रिसीजन था दैट वाज मोर देन द प्रिसीजन ऑफ ए, मींस द प्रिसीजन ऑफ कॉम्पिटिटर बी इज द मोर देन द प्रिसीजन ऑफ कॉम्पिटिटर ए। क्यों? क्योंकि उसने 6 की 6 बुलेट को एक ही जगह पे शूट कर दिया, 6 की 6 बुलेट को एक ही जगह पे उसने हिट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ हायर एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन, and this is the case of lower accuracy and higher precision। ठीक है, हायर प्रिसीजन मीन्स जब हमारी ऑब्जर्व वैल्यू एक दूसरे के काफी क्लोज होती हैं तो वो एक्सपेरिमेंट हमारा ज्यादा प्रिसाइज कहलाता है। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो तो वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी हो। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट अ प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट इज टू बी मोर एक्यूरेट। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पे ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था ये एक्यूरेट ज्यादा था बट प्रिसाइज कम था, और ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये प्रिसाइज ज्यादा है बट एक्यूरेट कम है। ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है, हमारा एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट ज्यादा हो और प्रिसाइज कम भी हो सकता है, और वो प्रिसाइज ज्यादा हो और एक्यूरेट कम भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर कोई हमारा एक्सपेरिमेंट मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट है तो दैट एक्सपेरिमेंट विल बी बेस्ट। तो चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चों। एक्यूरेसी की डेफिनेशन है, एक्यूरेसी इज द extent up to which an observed value agrees with the true value of a quantity, या आप ऐसा भी बोल सकते हो accuracy is a measure of how will an experiment measure what it was trying to measure। मैं लिख नहीं कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। accuracy is a measure of how well an experiment measure what it was trying to measure। ठीक है, मीनिंग ये हुआ कि एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट जो है कितना अच्छे से उस मेजरमेंट को परफॉर्म कर रहा है। अब बच्चों प्रिसीजन के बारे में बात करते हैं। प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट, ठीक है, एंड रिफर्स टू हाउ क्लोज टू आर मोर मेजरमेंट आर टू ईच अदर। ठीक है, हम पहले ही आपको समझा चुके हैं, तो अब आपको डेफिनेशन आई थिंक अच्छे से समझ में आ रही होगी। इट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट। ठीक है, यानी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो कितना एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट कब होगा? जब हम कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और वो सारे एक्सपेरिमेंट एक दूसरे के काफी क्लोज हों। ठीक है, तो जैसे हमने 5 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया किसी भी चीज पे, और वो 5 की 5 रीडिंग क्या हुई, एक दूसरे के काफी क्लोज आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, अब अगर वो 5 की 5 रीडिंग ट्रू वैल्यू के काफी करीब होंगी, इसका मतलब कि वो एक्यूरेट भी होंगी। अब अगर वो ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है, ठीक है, उससे काफी अवे है, काफी दूर है, ट्रू वैल्यू से उनकी रीडिंग नहीं मैच करती है, इसका मतलब कि वो एक्यूरेट नहीं है। बट अगर वो 5 के 5 रीडिंग एक दूसरे के काफी क्लोज है तो वो प्रिसाइज ज्यादा होंगी। ठीक है, प्रिसाइज होने के लिए जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट हमारा एक्यूरेट भी हो। ठीक है, इस लाइन को आप केयर करिएगा। रिगार्डलेस ऑफ वेदर दोज मेजरमेंट आर एक्यूरेट और नॉट, इट इज पॉसिबल फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट टू नॉट बी एक्यूरेट। ठीक है, पहले मैंने बताया है कि प्रिसीजन के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हमारा प्रिसाइज ज्यादा हो बट वो एक्यूरेट ना हो। अगर टॉपिक क्लियर हो गया होगा बच्चों, समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स मोर ऑन सिस्टमेटिक एरर। अभी सिस्टमेटिक एरर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक जो है हमारा वो सिस्टमेटिक एरर ही है। अभी आप ये समझिए कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है
वो सिस्टमेटिक एरर पे डिपेंड करती है। उस इंस्ट्रूमेंट में जितना कम सिस्टमेटिक एरर होगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जितना कम सिस्टमेटिक एरर होगा, वो इंस्ट्रूमेंट या वो एक्सपेरिमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा जान लीजिए, एन एरर which can be identified and removed are called systematic error। अभी हम लोग आगे टॉपिक सिस्टमेटिक एरर का डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है, तो वो आगे आपका और जाकर के क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हायर द एक्यूरेसी स्मॉलर इज द एरर। हम अभी बता ही चुके हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट होगा उतना ही कम उसमें एरर होगा। चलिए मिल्क वाले एग्जांपल से एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। भाई हमारी ट्रू वैल्यू कितनी थी, मिल्क में हमको कितना मिल्क चाहिए था, ट्रू वैल्यू थी हमारी 1000 ml। ठीक है बच्चों, और हमें 3 एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें पहले एक्सपेरिमेंट में हमको कितना मिला था, मिल्क 995 ml। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने कितना मिला था हमको 990 ml। ठीक है, तीसरे एक्सपेरिमेंट में मिल्क हमको कितना मिला था, दैट वाज 1015 ml। तो अगर हम लोग यहाँ पे एरर की बात करें, एरर के लिए आप लोग एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट में एरर की बात करें, इसको हम नोट कर दे रहे हैं डेल्टा ई से। डेल्टा E1 मींस एरर इन एक्सपेरिमेंट 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू तो हमारी फिक्स थी, दैट वाज 1000 ml। तो 1000 माइनस 995 दैट इज 5 ml। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एरर 1000 माइनस 990 दैट इज 10 ml। ठीक है, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में बात करें तो एरर इसमें कितना है, 1000 माइनस 1015 ml दैट इज माइनस 15 ml। ठीक है, तो यहां से एक चीज और भी आप लोग क्लियर कर लीजिए कि एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और एरर नेगेटिव भी हो सकती है। व्हेन ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इसको मेजर्ड वैल्यू भी बोलते हैं, इज ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू, इन दैट केस द एरर इज नेगेटिव। ओके बच्चों, सो अब वो एरर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी लाइन है हायर द एक्यूरेसी स्मॉलर इज द एरर। ठीक है, तो यहाँ पे एरर देखिए स्मॉलर किस में है, जब एरर हमारा 5 ml है तो सबसे स्मॉलर एरर है, इट मींस दिस एक्सपेरिमेंट इज मोर एक्यूरेट। ओके बच्चों, यानी इस बार जब मिल्क मैन ने आपको मिल्क दिया था तो उसने काफी एक्यूरेट मिल्क दिया था। ठीक है बच्चों, तो इस सेंटेंस को अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट प्रिसीजन की बात है। प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन द रैंडम एरर एंड इट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। हाँ, यहाँ एक चीज जान लीजिए बच्चों, जो हमारा सिस्टमेटिक एरर होता है इट कैन बी रिमूव। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, लेकिन चलिए अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं एरर के बारे में, तो फिर वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ये जान लीजिए कि प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन द रैंडम एरर एंड कैन नॉट बी एरेडिकेटेड। एक्यूरेसी हमारी किस पे डिपेंड करती थी, एक्यूरेसी हमारी सिस्टमेटिक एरर पे डिपेंड करती थी, और प्रिसीजन किस पे डिपेंड करता है, प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन रैंडम एरर। ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंट में जितना कम रैंडम एरर होगा वो एक्सपेरिमेंट उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, अगर रैंडम एरर ज्यादा हुआ तो एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, लेस प्रिसाइज हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हायर द प्रिसीजन लार्जर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 7.543 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर स्केल से एक बार मेजर करते हैं। ठीक है, किससे मेजर करते हैं, मीटर स्केल से। मतलब कोई एक्सपेरिमेंटर ए है जो इसको मीटर स्केल से मेजर करता है, और उसकी जो रीडिंग आई दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी रीडिंग है 7.5 सेंटीमीटर,
दैट इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू 7.543 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 है, और यहाँ पे जो हमारी रीडिंग आई है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके बिल्कुल मिल रहे हैं। ठीक है, बट आगे वाले सिग्निफिकेंट फिगर इसके नहीं मिल रहे हैं, इसमें है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक मेजर कर सकता है। ठीक है, बट वी कैन से दैट दिस मेजरमेंट इज एक्यूरेट। ठीक है, ये हमारा एक्यूरेट है, बट प्रिसाइज नहीं है। क्यों प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 4 है, और यहाँ पे जो हमने मेजरमेंट किया है उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है 2 है। ठीक है, इसी तरीके से मान लेते हैं कोई एक एक्सपेरिमेंटर बी है, उसने इसको 1 ईयर कैलिपर से मेजर किया। ठीक है, 1 ईयर कैलिपर से, 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं एक्सपेरिमेंटर बी ने इसको मेजर किया और उसकी रीडिंग आई 7.43 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 7.43 सेंटीमीटर इज वेरी फार अवे फ्रॉम 7.543 सेंटीमीटर, सो देयर इज वेरी बिग वेरिएशन। ठीक है, इन दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इसकी ट्रू वैल्यू और इसकी मेजर्ड वैल्यू में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। सो दिस एक्सपेरिमेंट और दिस मेजरमेंट इज नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है, बट ये प्रिसाइज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। सो दिस मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज देन मेजरमेंट डन बाय ए। ठीक है, सो नॉट एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज देन ए। ठीक है बच्चों, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में मींस किसी भी मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो एक्सपेरिमेंट हमारा उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, प्रिसीजन के, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना होता है, जिसमें जिस एक्सपेरिमेंट में मींस जिस मेजरमेंट में जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो मेजरमेंट हमारा उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होने से हमारा एक्सपेरिमेंट प्रिसाइज क्यों हो जाता है, ये भी सवाल उठता है। ठीक है, क्यों, इसका जवाब हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होने से, अगर किसी भी मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा हो तो वो मेजरमेंट हमारा ज्यादा प्रिसाइज क्यों होता है। आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, मैं वेट करूंगा। It means बच्चों precision gives the indication of number of significant figure in a measurement. Means if a experiment is more precise, then it will have more significant figure. Okay बच्चों, अब चलिए बच्चों इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन इज द रिलायबिलिटी ऑफ 2 वोल्टमीटर A and B ऑफ रेंज 3 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, 2 वोल्टमीटर हमारे पास हैं, कौन कौन से, एक ए है और एक कौन सा है, बी है। ठीक है, किस रेंज के हैं, ये दोनों का रेंज है 3 वोल्ट। ओके बच्चों, इज एग्जामाइंड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड वोल्टेज सोर्स ऑफ EMF 1.018 वोल्ट। ठीक है, द वोल्टेज ऑफ सोर्स इज मेजर्ड 5 times and the corresponding reading of voltmeter in all 5 sets are recorded as under a tabular form। चलिए टेबल देखते हैं क्या है। ठीक है, दिस इज द टेबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास 2 वोल्टमीटर ए और बी थे जिनका रेंज था 3 वोल्ट। ठीक है, अब उनकी रिलायबिलिटी हमको चेक करनी है। रिलायबिलिटी मीन्स कि कितना प्रिसाइज है वो। कैसे चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, एक वोल्टेज सोर्स है जिसका EMF मीन्स वोल्टेज 1.018 वोल्ट है। ठीक है, और उस का मेजरमेंट हम इन दोनों से अलग अलग इंडिविजुअली करेंगे। इट मींस जो ट्रू वैल्यू दिया हुआ है वोल्टेज सोर्स का वो कितना है, वो है 1.018 वोल्ट। अब हम उसको वोल्टमीटर ए और वोल्टमीटर बी से मेजर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब फिर देखेंगे
कि हमारा कौन सा वोल्टमीटर ज्यादा रिलायबल है। नाउ इट इज गिवन दैट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ए एंड वोल्टमीटर बी आर एज फॉलोज। ठीक है, दोनों वोल्टमीटर की रीडिंग हमें दी हुई है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है व्हिच वोल्टमीटर गिव प्रिसाइज मेजरमेंट एंड व्हिच हैव हायर एक्यूरेसी। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए बताते हैं कि कौन सा वोल्टमीटर हमारा ज्यादा प्रिसाइज है। तो चलिए वोल्टमीटर ए की अगर हम लोग बात करें तो वोल्टमीटर ए की 5 रीडिंग है, 1.01 वोल्ट, 1.07 वोल्ट, 1.06 वोल्ट, 1.09 वोल्ट और 1.08 वोल्ट। ये 5 मेजरमेंट है। इसमें अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, दैट इज 1.09, यानी मैक्सिमम मेजरमेंट इज 1.09 एंड मिनिमम मेजरमेंट इज 1.01 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग वेरिएशन की बात करें, अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था कि किसी मेजरमेंट में जितना ज्यादा वेरिएशन होगा वो मेजरमेंट उतना ही लेस प्रिसाइज होगा। ठीक है, इफ अ मेजरमेंट है मोर वेरिएशन देन इट विल बी लेस प्रिसाइज। नोट कर लीजिएगा, इफ अ मेजरमेंट having more variation then it will be less precise and vice versa। ठीक है, तो हम लोग वेरिएशन यहां पे देखते हैं फॉर वोल्टमीटर ए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं कि कितना वेरिएशन है। तो भाई किसी भी मेजरमेंट का वेरिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी मैक्सिमम मेजरमेंट और उसके मिनिमम मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। ठीक है, मैक्सिमम मेजरमेंट कितना है, दैट इज 1.09 वोल्ट और मिनिमम मेजरमेंट कितना है, दैट इज 1.01 वोल्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल गया, 0.08 वोल्ट। ठीक है, ये इसका वेरिएशन हो गया। अगर अब हम वोल्टमीटर बी की बात करें तो यहाँ पे वेरिएशन कितना आ जाएगा। ठीक है, इसकी हायर मेजरमेंट कितनी है, इसका हायर मेजरमेंट है 2.05 वोल्ट और इसका लोअर मेजरमेंट कितना है, दैट इज 2.01 वोल्ट। तो अगर हम लोग वेरिएशन फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 2.05 में से 2.01 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.04 वोल्ट। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का मीन्स जिस वोल्टमीटर में वेरिएशन कम है वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होगा, मीन्स वो वोल्टमीटर क्या होगा, वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो यहाँ पे देखिए वोल्टमीटर बी हैविंग लेस वेरिएशन, इट मीन्स वोल्टमीटर बी विल बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, बी विल बी मोर प्रिसाइज। ठीक है बच्चों, तो अब आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। अब चलिए एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं, इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, चाहे तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ज्यादा एक्यूरेट हमारा वही वोल्टमीटर होगा जो ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब हो। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे कि इसमें 5-5 रीडिंग आ रही है, हम किस रीडिंग को कंपेयर करें भाई। तो सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयर करने के लिए आप इनका एवरेज निकाल लो। ठीक है, सो एवरेज रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ए, एवरेज रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ए। एवरेज के लिए आपको पता है फार्मूला, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो ये कितना है, 1.01 प्लस 1.07 प्लस 1.06 प्लस 1.09 प्लस 1.08 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 5 है। ठीक है, तो आप इनको डिवाइड करोगे सम करके तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 1.06 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली एवरेज रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर बी, ये कितना हमें मिलेगा, 2.02 प्लस 2.04 प्लस 2.03, यहाँ पॉइंट है, प्लस 2.05 प्लस 2.01 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हमको मिल जाएगा,
ये मिलेगा 2.03 वोल्ट। ठीक है, तो एवरेज रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ए is 1.06 volt and average reading of voltmeter B is 2.03 volt। अब आप लोग खुद डिसाइड करिए कि किसकी एवरेज रीडिंग उसकी ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज है। ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू इज 1.01 वोल्ट। ठीक है, सो एवरेज रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ए इज मोर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। इट मींस वोल्टमीटर ए इज मोर एक्यूरेट। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग ऑब्जर्व करिए, वोल्टमीटर ए की एक्यूरेसी अच्छी है। ठीक है, वोल्टमीटर ए इज मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज, बट वोल्टमीटर बी इज मोस्ट प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनी इंस्ट्रूमेंट कैन बी मोर एक्यूरेट, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है और प्रिसीजन कम हो सकता है, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन ज्यादा हो सकता है और एक्यूरेसी कम हो सकती है। बट कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटर होगा? वो इंस्ट्रूमेंट बेटर होगा जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो और प्रिसीजन भी अच्छा हो। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको फील हो रहा है कॉन्सेप्ट का तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है। और फिर बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज एरर इन मेजरमेंट। अभी तक तो हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो हमारा मेन टॉपिक है एरर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो किसी भी मेजरमेंट में, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि एवरी मेजरमेंट कंटेन्स सम डिग्री ऑफ सम एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड दीज अनसर्टेनिटीज आर कॉल्ड एरर। ठीक है, तो मेजरमेंट में एरर कितने तरीके की होती हैं? ठीक है, मोस्टली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर इन एनी मेजरमेंट, दैट आर ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। ठीक है बच्चों, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। अब हम समझते हैं कि क्या होती है एरर्स। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं ग्रॉस एरर के बारे में। ग्रॉस एरर क्या होती है? ग्रॉस एरर आर द एरर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू कैजुअल अप्रोच ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। ठीक है, सच एज इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट सेटअप इन ऑब्जर्वेशन पार्ट एंड कंप्यूटेशनल मिस्टेक etc इन डिडक्शन पार्ट। पहली चीज आप लोग ये जानिए कि जब भी हम लोग कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारा ऑब्जर्वेशन पार्ट और एक तो होता है हमारा कंप्यूटेशनल पार्ट, डिडक्शन पार्ट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पार्ट क्या होता है? जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो आप एक सेटअप परफॉर्म करते हो। ठीक है, आप एक सेटअप कंप्लीट करते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का वोल्टेज मेजर करना है, तो क्या करोगे? आप सेटअप करोगे। ठीक है, आपके पास अप्लायंस होगा कोई, उसके पैरेलल में आप क्या करोगे? वोल्टमीटर को मेजर करोगे, वोल्टमीटर को कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये एक हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब अगर आपने इस सेटअप में मिस्टेक कर दी, ठीक है, ये जो हमारा वोल्टमीटर है इसको पैरेलल में ना कनेक्ट करके आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, या यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो गलत कर दिया, तो क्या होगा? बिल्कुल मिस्टेक हो जाएगी, और जब मिस्टेक हो जाएगी तो आपको रीडिंग क्या मिलेगी? गलत मिलेगी। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ एरर आर कॉल्ड ग्रॉस एरर। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि आपने पूरा सेटअप अच्छे से कर लिया, सेटअप आपने बहुत ढंग से कर लिया, ठीक है, अब आपको जो रीडिंग मिली है, रीडिंग आपने नोट कर लिया, लास्ट में आपको उसको कंप्यूट करना है, लास्ट में आपको उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल मिस्टेक, तो क्या होगी? तो भी आपको जो रीडिंग मिलेगी दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, या उसमें एरर होगी। ठीक है, तो भी मिस्टेक हो गया, तो भी एरर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के एरर को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर। एंड दीज एरर कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, इन एरर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? पता कर लीजिए भाई कि हमें क्या एरर हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद केयरफुली आप सेटअप करिए, केयरफुली आप लोग कंप्यूट करिए, तो एरर अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ एरर कैन बी रिमूवेबल। ठीक है बच्चों, सो आई थिंक आप लोगों को ग्रॉस एरर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर आर द एरर व्हिच आर
ड्यू टू आइडेंटिफाइड कॉजेज एंड कैन बी एलिमिनेटेड। देखिए पहले ही लिखा है कि सिस्टमेटिक एरर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हम लोग ग्रास एरर को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, हम लोग सिस्टमेटिक एरर को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन से एरर को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं? रैंडम एरर को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कॉज हमें नहीं पता होता है। सिस्टमेटिक एरर का कॉज हमें पता होता है। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी डिफाइंड है कि द एरर ड्यू टू आइडेंटिफाइड कॉज। ठीक है, ऐसे एरर जिनका कॉज हमें पता हो। So such type of error are called systematic error. Okay बच्चों, these error come into existence by virtue of definite rule. अब चलिए इस चीज को समझते हैं। भाई अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ा कि systematic error are due to identified cause। ठीक है, अब वो identified causes क्या हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक थर्मोमीटर है। ठीक है, एक थर्मोमीटर है और उसका कैलिब्रेशन गलत हुआ है। ठीक है, कैलिब्रेशन गलत हुआ है मीन्स वो रीडिंग आपको गलत दे रहा है। जब आप बॉइलिंग वाटर में थर्मोमीटर को रखते हो, ये बॉइलिंग वाटर है, अब आपको पता होना चाहिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस थर्मोमीटर को आपने बॉइलिंग वाटर में पुट कर दिया, तो थर्मोमीटर को रीडिंग कितनी देनी चाहिए थी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना दे करके 102 डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग देता है। ठीक है, उसी तरीके से जब आप इसको आइस में रखते हो, ठीक है, ये मान लेते हैं आइस के छोटे छोटे टुकड़े हैं और इसमें आप थर्मोमीटर को रख देते हो, तो आपको रीडिंग कितनी मिलनी चाहिए? आपको पता है कि आइस का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको रीडिंग ना दे करके 2 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज सम कैलिब्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये ऑलरेडी ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसमें कुछ मिस्टेक है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक्स्ट्रा हमको रीडिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेट रूल क्या है? डेफिनेट रूल यहाँ पे ये है कि इट ऑलवेज गिव द रीडिंग +2, यानी जो रीडिंग होनी चाहिए उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड ये ज्यादा रीडिंग हमें देता है। ठीक है, सो इसीलिए लिखा हुआ है दीज एरर कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय वर्च्यू ऑफ डेफिनेट रूल। दीज एरर्स ऑलवेज गिवन सम डेफिनेट रूल। ठीक है, उस डेफिनेट रूल को फॉलो करते हैं। और अगर हमें ये डेफिनेट रूल पता चल गया, भाई हम जान गए कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा बढ़ा करके रीडिंग देता है, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? या तो हम फाइनल कैलकुलेशन में क्या करें, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दें, या हमको पता चल गया कि इसका कैलिब्रेशन प्रॉब्लम है तो इसको कैलिब्रेट कर दें। ठीक है, कैलिब्रेट करके हम क्या कर सकते हैं कि इसके एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग सिस्टमेटिक एरर को आई थिंक क्लियरली समझ चुके होंगे कि सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। ओके बच्चों, अब चलिए एक पॉइंट और इसके बारे में देखते हैं। दीज यूजुअली अराइज फ्रॉम प्रॉब्लमेटिक और इनकरेक्टली यूज इक्विपमेंट, दैट इज पुअर कैलिब्रेशन। अभी मैंने पुअर कैलिब्रेशन का ही एग्जांपल बताया है। ठीक है, अब सिस्टमेटिक एरर के भी टाइप्स होते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड अनदर इज पर्सनल एरर। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है और पर्सनल एरर क्या होता है। नाउ द फर्स्ट वन इज पर्सनल एरर। ठीक है, these errors are due to fault of the observer and carelessness in taking observation। ठीक है, ऐसी एरर जो जिसको एक्सपेरिमेंटर या ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो उसकी फॉल्ट से हो रहा हो, तो ऐसे एरर को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल एरर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और आपको नींद आने लगी, ठीक है, या आपको आलस आने लगा और आप सही से रीडिंग ही नहीं नोट कर पाए, तो जाहिर सी बात है अगर आप रीडिंग सही नहीं नोट करेंगे तो आपके मेजरमेंट में एरर आ जाएगा। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ एरर आर कॉल्ड पर्सनल एरर। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर are the errors which are attributed due to imperfection in the tools with which the analyst work। यहाँ पर जो मैंने थर्मोमीटर का एग्जांपल लिया है that is the instrumental error। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है कि these are attributed due to imperfection in the tools with which the analyst work। यहाँ पे हम कौन से टूल से वर्क कर रहे थे? थर्मोमीटर से, और इस थर्मोमीटर में ही इम्परफेक्शन है, फॉल्ट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि रीडिंग हमें गलत देगा। ठीक है बच्चों, इट इज पुअरली कैलिब्रेटेड, तो अगर कैलिब्रेशन इसका रॉन्ग है तो रीडिंग हमें रॉन्ग देगा, और अगर रीडिंग ही रॉन्ग देगा तो हमारा मेजरमेंट ही रॉन्ग होगा, उसमें एरर होगा। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ एरर आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। इन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इनका कैलिब्रेशन करके हम लोग इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। सो सिस्टमेटिक एरर कैन बी एलिमिनेटेड, ओके, एंड ग्रॉस एरर कैन आल्सो बी एलिमिनेटेड। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट एरर देखते हैं, दैट इज रैंडम एरर। ओके बच्चों, सो व्हाट इज रैंडम एरर? The error which occurs irregularly and at random in magnitude and direction।
दैट इज सडन राइज इन टेम्परेचर और वोल्टेज व्हाइल टेकिंग रीडिंग। मीन्स ऐसे एरर जिनका कोई इरेगुलर पैटर्न ना हो और रैंडमली कभी भी हो जाए, ठीक है, तो ऐसे एरर को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप रूम में बैठ करके टेम्परेचर मेजर कर रहे थे किसी चीज का और अचानक एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो आपकी रीडिंग क्या होने वाली है, आपकी रीडिंग अचानक बढ़ जाएगी, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं वोल्टेज वाला। मान लेते हैं कि आप कोई एक इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और अचानक आपके घर में क्या हुआ, वोल्टेज ज्यादा आ गया। तो अगर वोल्टेज ज्यादा आ गया तो आपकी रीडिंग क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि कितनी चेंज होगी, ठीक है, रीडिंग आपकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसीलिए लिखा हुआ है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। आपकी रीडिंग इंक्रीज होने वाली है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली है, या डिक्रीज होने वाली है, नेगेटिव डायरेक्शन में होने वाली है, ठीक है। हमें कुछ पहले से पता नहीं होता है, तो इन एरर्स के बारे में हमको पता नहीं होता, कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो जब जानकारी ही नहीं होती है तो इन एरर को हम रिमूव भी नहीं कर सकते, इनको हम एलिमिनेट ही नहीं कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक स्टॉप वॉच का यूज करते हैं और ये एक पेंडुलम है, इसका 10 ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लेता है, ठीक है, वो मेजर करने वाले हैं, ठीक है। 10 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में ये कितना टाइम लेता है उसका आप मेजरमेंट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या करोगे, जैसे ये हमारा ऑक्सीलेशन स्टार्ट करता है वैसे आप क्या करोगे, स्टॉप वॉच को आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये इसके 10 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, स्टॉप वॉच को आप स्टॉप कर दोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने में और स्टॉप करने में कोई रिएक्शन टाइम होगा? बस स्टॉप करने में या स्टार्ट करने में आप हाथ को उठाए, उसके बाद उसको थंब से प्रेस किए, तो इतने में कुछ टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो पता लगा कि आप प्रेस कर ही रहे हैं, तब तक आपका जो पेंडुलम था यहां से यहां तक आ गया, तो ये एक एरर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और इस एरर का कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, सो सच टाइप ऑफ एरर आर कॉल्ड रैंडम एरर, और इन एरर को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। These are positive or negative fluctuation that cause one half of the measurement be too high and one half be too low, ठीक है। मतलब रैंडम एरर में क्या होता है, रैंडम एरर हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मीन्स अगर हम लोग किसी चीज को मेजर करना चाहते हैं, मान लेते हैं हमारी ट्रू वैल्यू x है, तो इसमें एरर मान लेते हैं डेल्टा x है, तो ये एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, मीन्स जो हमारा मेजरमेंट है दैट विल बी x प्लस डेल्टा x भी मिल सकता है, और हमारी जो एरर है वो माइनस में भी हो सकती है, मतलब माइनस डेल्टा x, मीन्स हमें जो मेजरमेंट है मेजर्ड वैल्यू x माइनस डेल्टा x भी मिल सकती है। मीन्स यहाँ पे हमको जो मेजर्ड वैल्यू है दैट विल बी पॉजिटिव और दैट विल बी नेगेटिव, दोनों केस हो सकते हैं। लेकिन आइडियली हम लोग क्या मानते हैं कि 50% एरर हमारी पॉजिटिव होती है और 50% एरर हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जब हम लोग इसका एवरेज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एरर एलिमिनेट हो जाएगा और हमें ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। जैसे एक में हमको क्या मिला, पॉजिटिव एरर मिला, ठीक है, और एक में हमको नेगेटिव एरर मिला। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में हमको हाई वैल्यू मिली, ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट में हमको लो वैल्यू मिली। अब हम इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज क्या होगा, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस x माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया एंड दैट विल बी 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिल गई x, और x क्या थी, x इज द ट्रू वैल्यू, ठीक है। बट ये आइडियली हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, पूरी तरीके से हम लोग रैंडम एरर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज दे आर एरर ऑफ प्रिसीजन। अभी पीछे ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, जब मैंने कहा था कि अभी हम लोग एरर आगे पढ़ेंगे, वहां पर हमने बात करी थी कि एक्यूरेसी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सिस्टमेटिक एरर पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो एक्यूरेसी होती है वो सिस्टमेटिक एरर पे डिपेंड करती है। मीन्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर सिस्टमेटिक एरर कम होगा, सिस्टमेटिक एरर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर कम होगा तो एक्यूरेसी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, एक्यूरेसी विल बी मोर, ठीक। उसी तरीके से हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रेसिजन जो होता है वो रैंडम एरर पे डिपेंड करता है। मींस रैंडम एरर
अगर ज़्यादा होगा तो हमारा जो प्रिसीजन है वो कम होगा। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को रैंडम एरर अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि रैंडम एरर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग ऑफ द सेम क्वांटिटी। ठीक है, द मीन विल बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। मीन्स होता क्या है, क्योंकि हमें एक्चुअल कॉज तो पता नहीं होता है कि रैंडम एरर किस वजह से है। भाई सिस्टमेटिक एरर में हमको पता होता है कि सिस्टमेटिक एरर किस वजह से, उसका कॉज क्या है। ठीक है, तो उस कॉज को हम लोग रिमूव कर देते हैं, सिस्टमेटिक एरर रिमूव हो जाती है। बट रैंडम एरर में हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता है कि किस वजह से एरर आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेंगे, उसके बाद उन सारी रीडिंग का अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। ठीक है, और वो मीन जो होगा वो मीन ट्रू वैल्यू के काफ़ी क्लोज होगा। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि 50% एरर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और 50% एरर नेगेटिव होती है। मीन्स 50% आर टू हाई एंड 50% आर टू लो। तो अगर हम उन दोनों का एवरेज ले लेंगे, ठीक है बच्चों, तो हमको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। बट ऐसा आइडियली होता है, मैंने ये भी पीछे डिस्कस किया था, एक्चुअली में नहीं होता है। बट फिर भी कुछ एरर हमारी पॉजिटिव होती हैं, मतलब हाई होती हैं, और कुछ एरर लो होती हैं। ठीक है, तो हम लोग लगभग काफी क्लोज जो है ट्रू वैल्यू के पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग अर्थमेटिक मीन लेते हैं, जितना ज्यादा हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, मतलब जितनी ज्यादा रीडिंग लेंगे, नंबर ऑफ रीडिंग जितनी ज्यादा होगी, तो उनका अर्थमेटिक मीन उतना ही क्लोज होगा ट्रू वैल्यू के। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट एरर। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? The magnitude of the difference between the true value, means value obtained after taking arithmetic mean of the measured quantity, and the individual measured value is called as the absolute error. ठीक है, मतलब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, मान लेते हैं आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसमें कई सारी रीडिंग ली, ठीक है, और उसकी ट्रू वैल्यू आपको पता है, तो हर इंडिविजुअल रीडिंग की ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। फार्मूला क्या है? एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मीन्स हर इंडिविजुअल रीडिंग का एक अपना एब्सोल्यूट एरर होता है। चलिए बच्चों इस पे हम लोग डेरिवेशन करते हैं। लेट A1, A2, A3 dash 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 AN are the measured value. Of a physical quantity, of a physical quantity. मतलब हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिसमें A1, A2, A3 डैश 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 AN मेजर्ड वैल्यू हमको मिले, मीन्स ये रीडिंग्स हमको मिली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। मीन्स हमने nth रीडिंग लिया, मीन्स nth टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और A1, A2, A3 डैश 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 AN ये हमको रीडिंग्स मिली। ठीक है, दीज आर इंडिविजुअल रीडिंग्स, ये हमारी इंडिविजुअल रीडिंग है। सो द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मीन्स फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, इसको हम लोग डेल्टा A1 से डिनोट करेंगे। डेल्टा साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एब्सोल्यूट एरर इन A1। तो फार्मूला क्या है? एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सो दैट विल बी डेल्टा A1 इज द एब्सोल्यूट एरर इन A1 विल बी इक्वल टू द ट्रू वैल्यू, मान लेते हैं ट्रू वैल्यू हमारी A बार है, माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी है भाई? पहली एक्सपेरिमेंट की मेजर्ड वैल्यू कितनी है? A1, तो कितना हो गया? A1। सिमिलरली absolute error in A2, that is delta A2 will be equal to A bar minus A2, and इसी तरीके से nth एक्सपेरिमेंट में एब्सोल्यूट एरर हमें कितना मिल जाएगा? डेल्टा AN, and that will be equal to A bar minus AN। ठीक है,
where a bar stands for true value, ठीक है, true value of the physical quantity, true value of the physical quantity। ठीक है बच्चों, एंड ट्रू वैल्यू को हम लोग मीन वैल्यू भी बोलते हैं, सो यू कैन आल्सो कॉल इट मीन वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड मीन वैल्यू। भाई हमने nth ऑब्जर्वेशन किए हैं और इन nth ऑब्जर्वेशन का हम मीन निकालेंगे, दैट विल बी ट्रू वैल्यू। ठीक है, अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास nth ऑब्जर्वेशन है, उनका हम जो मीन निकालते हैं दैट आर वेरी क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमें ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होता है तो हमारी जितनी ऑब्जर्वेशन होती है उनकी मीन को ही हम लोग ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर बच्चों, तो आप लोग चाहे तो इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अभी तक हमने जो एब्सोल्यूट एरर पीछे फाइंड किया था, उन सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन अगर फाइंड कर ले तो उसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सो एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किए थे, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा ए बार से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने nth ऑब्जर्वेशन किए थे और उस nth ऑब्जर्वेशन में हमको एब्सोल्यूट एरर कितना मिला था, डेल्टा A1, डेल्टा A2, ठीक है, और डेल्टा A3 एंड सो ऑन। तो इन सब का मीन फाइंड कर ले, मीन्स डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN। ठीक है, और nth ऑब्जर्वेशन है तो इसको हम n से डिवाइड कर देंगे, सो दिस विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है बच्चों, अभी हमने पीछे जो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया था, ठीक है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन, दैट वाज द A बार माइनस A1, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट एरर इन A2 इज A बार माइनस A2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारी एरर थी एब्सोल्यूट एरर, दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते थे, लेकिन जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो उसमें साइन को कंसीडर नहीं करते हैं, हम यहाँ पे मॉड्यूलस ले लेते हैं। मतलब सारे साइन क्या होंगे, सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। मॉडुलस के बारे में फिर एक बार आप लोग को बता दे रहा हूँ, मॉडुलस एक फंक्शन होता है जो हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे -5 है, अगर हम इसका मॉडुलस ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू +5। ठीक है, -3 है, इसका मॉडुलस ले लिए तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ मॉडुलस। तो यहाँ पे सारे एब्सोल्यूट एरर का मॉडुलस ले लिया गया, मीन्स ये सारे एब्सोल्यूट एरर का साइन से कोई मतलब नहीं रह गया, सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, सो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते समय हमें एब्सोल्यूट एरर के साइन को कंसीडर नहीं करना होता है, सारे साइन को हम लोग पॉजिटिव में कंसीडर कर लेते हैं। सो अगर इसको हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए बार इक्वल टू 1/n, अगर समेशन ले इसका, सो i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n, और हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए आई। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं आप लोग को फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करें, ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर का पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करें। हो सकता है कि एब्सोल्यूट एरर आपको नेगेटिव में मिल रही हो, बट आपको यहाँ पे पॉजिटिव में ही पुट करना है। ठीक है, मॉडुलस साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपका एरर नेगेटिव में भी रहा हो तो मॉडुलस लगा देने के बाद वो एरर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो उसके साइन को आप, उसके नेगेटिव साइन को आप कंसीडर नहीं करिएगा। ठीक है, उसको पॉजिटिव में ही कंसीडर कर लीजिएगा। तो इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, अगर आप लोग चाहें तो नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ओके, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर क्वांटिटी इज नोन एज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। मीन्स अगर हमें किसी चीज का रिलेटिव एरर फाइंड करना है, ठीक है, सो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर अभी हमने पीछे फाइंड किया था, दैट वाज डेल्टा ए बार।
टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर क्वांटिटी। ठीक है, जिस भी क्वांटिटी का हमको रिलेटिव एरर फाइंड करना हो उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू को हम लोग लिख देंगे। सो दिस इज द रिलेटिव एरर। नाउ नेक्स्ट वन इज परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमें जो फ्रैक्शनल एरर मिला है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है बच्चों, तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, सो परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। इज दैट क्लियर बच्चों? अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को और मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ए बार क्या होता है, ए बार इज द ट्रू वैल्यू। ठीक है, और डेल्टा ए बार क्या था, डेल्टा ए बार इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं वो क्वांटिटी या तो हमको ट्रू वैल्यू से मीन एब्सोल्यूट एरर ज्यादा मिलेगी या ट्रू वैल्यू से मीन एब्सोल्यूट एरर कम मिलेगी। मीन्स जो क्वांटिटी होगी दैट विल बी ईदर ए प्लस डेल्टा ए बार और ए माइनस डेल्टा ए बार। ठीक है बच्चों, ये डेल्टा है, थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूं, बार प्लस डेल्टा ए बार या ए बार माइनस डेल्टा ए बार। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं वो क्वांटिटी या तो ट्रू वैल्यू से इतना ज्यादा होगी या ट्रू वैल्यू से इतना कम होगी। तो इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे कैसे रिजल्ट को, इस रिजल्ट को हम लोग ए प्लस माइनस डेल्टा ए बार इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, वेयर ए इज द ट्रू वैल्यू एंड डेल्टा ए बार इज द एरर। ठीक है बच्चों, इस एरर को हम लोग लिमिटिंग एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग एरर। एज एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, मान लेते हैं कि कोई एक रॉड है जिसकी लेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं और हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किया जिसमें लेंथ हमको कितना कितना मिला, जिसमें हमको लेंथ की कई रीडिंग मिली। ठीक है, रीडिंग हमें मिली 3.02 सेंटीमीटर, 3.03 सेंटीमीटर, 3.01 सेंटीमीटर, 3.03 सेंटीमीटर एंड 3.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी रीडिंग मिली। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 3.02 मीन्स इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3। मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट कितना है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। ठीक है बच्चों, वर्नियर कैलिपर से हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सो अब अगर हम लोग इसकी ट्रू वैल्यू की बात करें, लेंथ है, मान लेते हैं हम एल बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू इज द मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, सो एक मीन अगर हम लोग इसका फाइंड करें तो 3.02 प्लस 3.03 प्लस 3.01 प्लस 3.03 प्लस 3.01। ठीक है, डिवाइडेड बाई मीन निकालना है तो नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी पर नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको 5 से। सो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाएगा 3.02 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस 3.02 सेंटीमीटर इज द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो अब हम बच्चों इसको लिखेंगे कैसे भाई, ये तो हमें ट्रू वैल्यू मिल गई, ट्रू वैल्यू कितनी हो गई 3.02 और इसमें एरर कितना हो सकता है। अब हम लोग अगर एरर की बात करें, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालें तो इसका मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा इसके लीस्ट काउंट के बराबर होगा। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का जो मैक्सिमम एरर होता है, ठीक है, वो उस क्वांटिटी को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होता है। जितना उसका लीस्ट काउंट होगा उतना ही एरर उसमें हो सकता है, भले ही वो एरर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, तो इसी को हम प्लस माइनस कर करके 0.01 सेंटीमीटर करके लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस रिजल्ट को एक्सप्रेस करेंगे।
ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें फ्रैक्शनल एरर की बात करें तो फ्रैक्शनल एरर का भी पीछे फार्मूला क्या पढ़ा था, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर दैट विल बी डेल्टा ए बार अपॉन ए, ठीक है, मींस मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो इसका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया, दैट इज 0.01 और ट्रू वैल्यू कितनी है 3.02। तो ये तो हमारा रिलेटिव एरर हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा 0.00311, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है। अगर परसेंटेज एरर हम लोग निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.33%, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप बच्चों आप लोगों को एरर क्या होती है वो समझ में आ गया होगा, एरर कितने टाइप की होती है वो भी समझ में आ गया होगा, और एरर को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो अब आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं बच्चों, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एरर में अब एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस पर बेस कई सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।